बुआ जी, स्टोर रूम में ये किसी की शादी की तस्वीर मिली है। इसमें ये महिला तो मम्मी जी जैसी लग रही हैं, लेकिन पुरुष तो पापा जैसे नहीं लग रहे। अविका ने अपनी बुआ सास से पूछा, सच कहती है तू? ये तेरी सास सरगम ही है, जयमती बुआ बोली। और ये कौन है? अविका ने पूछा। ये तेरे पहले ससुर है, जयमती बुआ बोली। तो क्या मम्मी की 2 शादियां हुई थी? ये मुझे पुलकित ने कभी नहीं बताया, अविका बोली। ये बात तो पुलकित को भी पता नहीं है तो तुझे कैसे बताएगा, जयमती बुआ बोली। मुझे कुछ समझ नहीं आया बुआ जी, अविका बोली। वो ये कि तेरे ससुर कमलेश्वर सरगम के दूसरे पति थे। ये बात तीनों बच्चों में से किसी को नहीं पता, जयमती बुआ बोली। लेकिन क्यों? अविका ने पूछा। क्योंकि कमलेश्वर नहीं चाहता था कि कोई बच्चों से ये कहे कि वह उनका दूसरा बाप है, जयमती बुआ बोली। आप पूरी बताइए न बुआ, ऐसे बात को गोल मोल मत घुमाइए, अविका बोली। तू क्या सरगम और कमलेश्वर की जिंदगी के बारे में सुनना चाहती है, जयमती बुआ बोली। जी बुआ जी, मुझे भी जानना है आखिर पूरी बात क्या है, अविका बोली। तो तू सरगम की पूरी कहानी सुनना चाहती है, जयमती बुआ बोली। जी बुआ जी, आखिर क्या थी मम्मी की कहानी? उन्हें 2 शादियां क्यों करनी पड़ी, अविका ने पूछा। तो सुन, मैं सुनाती हूँ तुझे सरगम की कहानी। और इतना कहकर जयमती बुआ ने कहानी सुनानी शुरू की। ये तब की बात है जब कमलेश्वर और सरगम छोटे हुआ करते थे। दोनों के पिता रेलवे में काम करते थे। कमलेश्वर के पिता स्टेशन मास्टर थे और सरगम के पिता अभियंता थे। दोनों के औहदे अच्छे थे, इसलिए दोनों को बहुत बहुत बड़े सरकारी घर मिले हुए थे। रेलवे कॉलोनी में घर भी बहुत बड़े थे, बिल्कुल बंगलों की तरह। वहीं दोनों बच्चे अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कमलेश्वर के पिता राजधनी सिंह, माँ सुमित्रा और 2 बड़े भाई बहन। कमलेश्वर सबसे छोटा और दुलारा था। सरगम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता शशिकांत गुप्ता और माँ प्रतिमा रामधनी और सुमित्रा से उम्र में काफ़ी छोटे थे, इसलिए प्रतिमा सुमित्रा को जीजी और शशिकांत राजधनी को बड़े भैया कहकर पुकारा करते थे। कॉलोनी में और भी परिवार थे, लेकिन उनके ओहदे इन दोनों से कम थे, इसलिए इन दोनों परिवारों का रेलवे के और घरों से ज़्यादा संपर्क न था। लेकिन उन सबके दुख सुख में वे शामिल ज़रूर होते थे, लेकिन दोनों परिवार ही एक दूसरे की खुशियों में ज़्यादा शामिल होते थे। इसी तरह दोनों बच्चे सरगम और कमलेश्वर साथ स्कूल जाते और साथ साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। शशिकांत ने प्रतिमा से प्रेम विवाह किया था, वो भी अपने परिवार की मर्जी के बिना। इसलिए शशिकांत के परिवार वालों के हृदय में शशि के लिए कोई स्थान न था। वो शशि से इसलिए नाराज थे क्योंकि प्रतिमा के माँ बाप नहीं थे। वे एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। बस प्रतिमा के एक दूर के मामा थे, जिन्होंने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। बस इसीलिए शशि अपने परिजनों के पास नहीं जाता था। अपने परिवार के साथ कोई भी चीज़ त्यौहार आता वो अकेले ही मनाते, लेकिन उधर रामधनी का परिवार तीज त्यौहार मनाने अपने गांव ही जाता था।
सबकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। सरगम और कमल के बीच भी दोस्ती और झगड़े चलते रहते थे। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ, सरगम अपनी गुड़िया का विवाह रचा रही थी। उसने मोहल्ले की और भी लड़कियों को शादी की दावत में बुलाया था। गुड़िया उसकी थी और दूल्हा किसी और लड़की का था। लड़कियों का खेल था, इसीलिए उसने कमलेश्वर को बुलाना उचित नहीं समझा। वह रेलवे कॉलोनी के बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर था। प्रतिमा ने उस दिन सबके लिए बहुत सारे पकवान बनाए और शादी की सारी व्यवस्थाएं उसी ने की। पत्तल सकोरे, शादी की साज सजावट सबने उसने ही की थी। उसे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वह तो अनाथ थी। उसके नाज और नखरे उसके पति के सिवा किसी और ने नहीं उठाए थे, इसलिए वह अपनी बेटी सरगम के सभी नखरे उठाती थी। उस दिन इतवार था। कमलेश्वर देर तक सोया रहा और फिर दोपहर तक बाहर आया खेलने के लिए। लेकिन ये क्या, वहाँ तो गुड़िया का विवाह रचाया जा रहा था, वो भी सरगम की गुड़िया का, और उसने मुझे बुलाया ही नहीं। चुड़ैल कहीं की। और वो गुस्से में दनदनाते हुए सरगम के पास पहुंचकर बोला, सरगम, आज तेरी गुड़िया का विवाह था और तूने मुझे नहीं बुलाया। ये सब लड़कियों के काम है, तुम लड़कों का भला क्या काम। सरगम बोली, मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ ना। देख, तूने ये भगवान जी का काला धागा मेरे गले में बांधते हुए कहा था ना कि मैं तेरा पक्का वाला दोस्त हूँ। कमलेश्वर ने प्रमाणित किया। हाँ, कहा तो था। तू क्या कर लेगा? जी नहीं बुलाया और न कभी बुलाऊंगी। सरगम भी तेश में आ गई। तेरी ये मजाल, तू मुझे नहीं बुलाएगी। और इतना कहकर कमलेश्वर ने सरगम की गुड़िया फेंक दी और सारा सामान भी बिखेर दिया। सरगम भी कहाँ कम, उसने कमलेश्वर की हथेली अपने मुंह में भर ली और इतनी जोर से दांत गड़ाए कि खून निकल आया। कमलेश्वर दर्द से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर सब बाहर भागे। तब तक कमलेश्वर की पूरी हथेली खून से भर चुकी थी और काटने के बाद सरगम डर के मारे घर में कहीं छुप गई। शशिकांत ने फौरन कमलेश्वर को अपनी साइकिल में बैठाया और ले चले डॉक्टर के पास पट्टी कराने, क्योंकि उस समय रामधनी घर पर नहीं थे और फिर चोट तो शशिकांत की बेटी ने दी थी। कमलेश्वर का ही ये करने का फर्ज बैठता था। थोड़ी देर में शशिकांत कमल को लेकर घर आ गए। कमल को टिकनेस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा, पट्टी भी हुई और हफ्ते भर के लिए दवाई की पुड़िया भी खाने को मिली। बेवजह इतना सारा कष्ट वो बिल्कुल भरा बैठा था। सरगम पर जब कमलेश्वर की पट्टी हो गई तो सुध आई सरगम को डांटने की, लेकिन सरगम तो गुलर का फूल हो गई थी। सबने इतना ढूंढा लेकिन नहीं मिली। अब तो प्रतिमा रोने को हो आई और करम पर हाथ धर कर बैठ गई। उसे लगा ऐसा न हो कि उसकी बच्ची डर के मारे किसी रेल में बैठकर कहीं चली गई हो। अब चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मोहल्ला भर सरगम को खोजने में लग गया, लेकिन सरगम कहीं न मिली। रेलवे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई। पुलिस भी ढूंढने में लग गई। आधी रात होने को आई। सरगम को खोजते खोजते लेकिन सरगम कहीं न मिली। माथे पर हाथ रखकर सब बाहर बैठे थे। शशिकांत को
हल्की ठंड महसूस हुई तो उसने प्रतिमा से कहा कि भीतर से शाल ले आओ। प्रतिमा भीतर शाल लेने पहुंची। उसने कपड़ों की बड़ी सी टोकरी को टटोला तो सरगम उन्हीं कपड़ों के बीच में घुसी सो रही थी। जैसे प्रतिमा ने सरगम को देखा तो मारे खुशी के चिल्ला उठी, मिल गई सरगम, सरगम मिल गई। सब दौड़े दौड़े भीतर आए। शशिकांत और प्रतिमा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और तभी कमलेश्वर भी भागकर आ पहुंचा और उसने सरगम से पूछा, कहाँ चली गई थी तू? मैं तो डर ही गया था, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए इस टोकरी में आकर छुप गई, फिर मुझे नींद आ गई। सरगम ने मासूमियत से जवाब दिया। अब बड़ों के बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं था। दोनों ने इस झगड़े को आपस में सुलझा लिया था। दिन बीतते जा रहे थे। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब सरगम 11 की पूरी होकर 12वें साल में पहुंच गई थी और कमलेश्वर भी 13वें साल में पहुंच गया। दोनों की दोस्ती अब भी बरकरार थी। हालांकि कभी कभी प्रतिमा सरगम से कहती भी थी कि अब तू बड़ी हो रही है, कमल से ज़्यादा दोस्ती ठीक नहीं। क्यों? वो तो मेरे बचपन का दोस्त है, उससे दोस्ती ठीक क्यों नहीं? सरगम पूछती। सरगम का जवाब सुनकर प्रतिमा भी चुप हो जाती। अब वो भी क्या कहती और कैसे समझाती सरगम को। इसी बीच प्रतिमा 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने ऊपर जाते तो उसका शरीर उस बच्चे को स्वीकार न करता और उसके गर्भ को सूना करके पुनः भगवान के पास लौट जाता। अब प्रतिमा और शशिकांत ने ये सोचकर संतोष कर लिया था कि चलो एक संतान तो है, वे संतानहीन तो नहीं है और फिर उनकी बेटी किसी राजकुमारी से कम तो नहीं। वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसला जा रहा था और एक दिन शशिकांत रेल में किसी गड़बड़ी को देख रहे थे। रेल के इंजन में बाहर की ओर खड़े होकर कुछ ठीक करने का प्रयास कर रहे थे और तभी उन्हें बिजली का झटका सा लगा। वे अपना संतुलन खो बैठे और रेलवे की पटरी पर आकर गिरे। तभी उनका सिर पटरी से इतनी जोर से टकराया कि फिर वो कभी भी खड़े न हो सके। शायद सिर में गंभीर चोट आई थी। रेलवे कॉलोनी में जब उनकी मौत की खबर पहुंची तो हाहाकार मच गया। प्रतिमा को तो न कुछ होश था और न कोई खबर। उसके तो आंसू भी न निकले थे। शशिकांत का परिवार भी गांव से आ पहुंचा था। जवान बेटे की मौत का इल्ज़ाम बहू के ऊपर थोपकर और बेटे की अस्थियां लेकर वे भी रवाना हो गए। रह गए माँ बेटी, जिन्हें रामधनी के परिवार ने संभाला। खबर सुनकर प्रतिमा के मामा भी आ पहुँचे। उन्हें देर से खबर मिली, इसलिए पहले न आ पाए और जिस रोज़ मामा आए उसी रात को सरगम को इस दुनिया में अकेला छोड़कर प्रतिमा भी अपने शशि के पास चली गई। रोती बिलखती सरगम को कमलेश्वर की माँ ने संभाला। इतनी सी उम्र में उस पर पहाड़ टूट पड़ा था। प्रतिमा का अंतिम संस्कार करके बूढ़े मामा अपनी भांजी की अस्थियां और अपनी नातिन को लेकर गांव जाने को रवाना हो गए और पीछे छूट गई कमलेश्वर और सरगम की दोस्ती। इधर सरगम आंसू बहाती रही और उधर कमलेश्वर को उसके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। सरगम अपने माँ के मामा जी रघुवरद याल जी के साथ
उनके घर पहुंची तो उसको देखते उनकी पत्नी संतोषी का मुंह बन गया और वह रघुवरदयाल जी से बोली, बड़ी मुश्किलों से तो अनाथ माँ से पीछा छूटा था, अब उसकी अनाथ बेटी को भी उठा लाए। तुमने क्या अनाथों को पालने का ठेका ले रखा है? चुप रहो, कुछ तो सोच समझकर बोला करो। किसके भरोसे अनाथ लड़की को छोड़ देता? कुछ भी हो, चाहे दूर की ही सही है तो अपने रिश्तेदार ही की बेटी, ऊपर से कन्या और फिर इंसानियत के नाते ही कुछ सोच लिया करो। भगवान को क्या मुंह दिखाओगी? अगर इतना पाप करोगी तो रघुवर दयाल जी बोले, जिंदगी भर माँ को रखा और अब बेटी को भी खिलाए पढ़ाए और फिर विवाह का भी खर्चा उठाए। संतोषी बोली, तुम्हारा नाम संतोषी किसने रखा? क्योंकि तुम्हारे नाम के अनुसार तुम्हारी प्रकृति नहीं है। कभी किसी की भलाई के बारे में भी सोच लिया करो, कुछ तो संतोष रखा करो। जब मरोगी तो क्या यह धन दौलत सिर पर लाद कर ले जाओगी? कुछ नहीं जाता संग, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। रघुवर दयाल जी बोले, तो तुम क्या चाहते हो? सब कुछ दान कर दूं और सड़क पर भीख मांगने लगूं? संतोषी बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था। संतोषी बोली, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, मैं हार चुका हूँ। तुमसे न जाने कब पीछा छूटेगा तुमसे। रघुवर दयाल जी बोले, तो मार क्यों नहीं डालते मुझे? रोज रोज की झंझट की खत्म हो जाएगी। संतोषी बोली, यही तो कर नहीं सकता, मुझे अपने कर्म नहीं बिगाड़ने। रघुवर दयाल जी बोले, तो तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? संतोषी बोली, कभी नहीं, ये बच्ची मेरे घर में ही रहेगी। रघुवर दयाल जी बोले, तो तुम्हें भी कान खोलकर सुन लो, मैं इसे बना बना कर नहीं खिलाऊंगी। संतोषी बोली, ठीक है तो मत खिलाओ, मैं इसे लेकर खेत वाली कोठी पर पड़ा रहूँगा, मैं इसे बनाकर खिलाऊंगा। रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मेरी तीनों बेटियां इस घर में रहती थी तो इसकी माँ उनका हिस्सा बटा लेती थी, अब ये मेरी पोती का हिस्सा बटाने आ गई। संतोषी बोली, कोई किसी का हिस्सा नहीं बटाता, सब अपने अपने भाग्य का खेल है। रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हें जो दिखे सो करो। और इतना कहकर संतोषी भीतर चली गई और रघुवर दयाल जी सरगम को लेकर खेत वाली कच्ची कोठरिया में रहने चले गए। संतोषी भीतर पहुंची तो उसका बड़बड़ाना चालू रहा। उसका बड़बड़ाना देखकर उसकी बहू कनकलता ने पूछा, अम्मा क्या बात है, किस पर इतना गुस्सा हो रही हो? अब तू ही बता। सालों पहले अनाथ प्रतिमा को मैंने इस घर में रहने दिया, वो तो मैं जैसे तैसे सह गई, लेकिन अब उसकी अनाथ बेटी को भी तेरे बाबूजी घर उठा लाए। संतोषी बोली, अच्छा तो ये बात है? कनकलता बोली, हाँ ये ही बात है। अब तेरी कालिंदी सियानी हो रही है, उसका विवाह करना है। कब तक अनाथों को पालते रहेंगे? मैंने कह दिया तो मुंह फुलाकर खेत वाली कोठरिया में रहने चले गए उस लड़की के साथ। संतोषी बोली, लेकिन अम्मा तुम ही बताओ, अगर बाबूजी खेत वाली कोठरिया में रहेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे? अच्छा नहीं लगता, उन्हें बुलवा लो अम्मा। पड़ी रहेगी वो लड़की एक कोने में, इतना बड़ा तो घर है, उससे काम करवाएंगे, मुफ्त में थोड़े ही देंगे रोटी। कनकलता बोली, मेरी
मोटी बुद्धि में तो ये बात घुसी ही नहीं, बेकार ही जाने दिया तेरे बाबूजी को। संतोषी बोली, कोई बात नहीं अम्मा, ये आए जा रहे हैं तो इनको भेज देना बाबूजी को लाने और कहना कि वो लड़की इस घर में रह सकती है। कनकलता बोली, हाँ यही सही रहेगा, दिनेश को आ जाने दे, वे ले आएगा तुम्हारे बाबूजी को। संतोषी बोली, लो अम्मा, हो गई न समस्या हल, तुम फालतू परेशान हो रही थी। कनकलता बोली, हाँ बहुरिया तुम सही कहती हो। संतोषी बोली, और फिर जब दिनेश घर लौटा तो संतोषी ने फौरन ही उसे रघुवर दयाल जी को लाने भेज दिया। रघुवर दयाल जी सरगम के साथ घर आ गए। संतोषी ने कनकलता को समझा दिया कि भला इससे बचा खुचा बासी खाना ही मिले, मिठाइयाँ और घी की तो यह लड़की शक्ल भी न देख पाए। जब यह काम कर ले तभी इसे खाने को दो, महारानी नहीं है कहीं की। सास की सभी हिदायतों पर कनकलता ने हाँ की मुहर लगा दी, लेकिन वो सास के बताए हुए रास्ते पर ना चलती। उसे लगता कि जैसे उसके लिए उसकी बेटी कालिंदी है, वैसे ही ये भी बेचारी अनाथ है, किसी का क्या बिगाड़ सकती है। बिगड़ तो सब कुछ इसका गया है, लेकिन जब सास सामने होती तो वह उससे मजबूरी में काम करवा लेती और सास के इधर उधर होते ही सारा काम खुद कर लेती। सास की नज़रों से बचाकर उसे छुप छुप कर बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाती। सरगम भी मामी को चाहने लगी थी। संतोषी से छुप छुपा कर कनकलता कभी कभी सरगम के बालों में तेल लगाती, उसके बाल बनाती, उसके सिर पर ममता भरा हाथ फेर देती, लेकिन वो संतोषी के सामने कभी भी जाहिर न होने देती कि वह सरगम को चाहती है। सरगम के दिनेश मामा जी उसके लिए कपड़े ला देते, उसकी ज़रूरत का सामान ला देते। दिनेश ये भी सोचा कि कालिंदी की तरह सरगम भी फिर से स्कूल जाना शुरू कर दे, लेकिन संतोषी इस बात के लिए कतई राजी न हुई। इसलिए सरगम 8वीं के बाद आगे पढ़ ही नहीं पाई, लेकिन वो कमलेश्वर को तो जैसे भूल सी गई थी। और इधर कमलेश्वर के मन में अभी भी सरगम की यादें जिंदा थी। वह उसकी तस्वीर लेकर उसके सामने खड़े होकर घंटों बात करता। सरगम के जाने के बाद उसने खेलना कूदना काफ़ी कम कर दिया था। जब उसकी माँ कहती या परिवार का कोई सदस्य उसे बाहर जाकर खेलने को कहता तभी वो बाहर जाता। ऐसा लगता था कि जैसे उसका बचपना सरगम के साथ ही चला गया हो। उसे अपनी ज़िंदगी रूखी से लगने लगी थी। बस वो जी रहा था, लेकिन पढ़ाई पर वो अब भी ध्यान दे रहा था और स्टेशन पर जाकर घंटों बेंच पर बैठकर रेलगाड़ियों को आता जाता देखता रहता। उसे अब भी आशा थी कि एक न एक दिन सरगम जरूर लौटेगी। समय यूं ही बीतता जा रहा था। कालिंदी ने अब 12वीं पास कर ली थी और वह 18 साल की हो चुकी थी। अब संतोषी को कालिंदी के विवाह की फिक्र सताने लगी। इधर सरगम कालिंदी से छोटी थी, वह अब 16वीं में लग चुकी थी। रघुवर दयाल जी ने अब कालिंदी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और उन्हें एक बहुत अच्छा रिश्ता भी मिल गया। रघुवर दयाल और दिनेश लड़के वालों के घर जाकर सब कुछ देख भी आए थे। उन्हें लड़का और परिवार दोनों जच गए। इधर सरगम अभी भी अल्हड़ थी, छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती, घर के
कामों से फुर्सत हो जाती तो पेड़ों पर चढ़कर कहीं आम तोड़ने भाग जाती तो कहीं अमरूद, और रोज न रोज किसी न किसी से झगड़ा मोल लेकर आती। जब संतोषी को उलाहना मिलता तो वह उसके खून की प्यासी हो जाती और रघुवर दयाल जी से कहती, देखो मैंने कहा था ना कि इस लड़की को मत रखो, दिन भर आवारा की तरह घूमती है, ना काम की ना काज की, बस मुफ्त का खाने को दे दो। नानी, उसने पहले से मेरे बाल घसीटे थे तो मैंने भी गाल पर थप्पड़ धर दिया। सरगम बोली, देखो तो कितना बोलती है, गलती भी की और ऊपर से चिल्ला भी रही है। इतनी बड़ी हो गई है, ऐसा नहीं कि घर में रहे शरीर लड़कियों की तरह, बस दिन भर इससे झगड़ा उससे झगड़ा, इसके सिवाय उसके कुछ नहीं आता। संतोषी बोली, अच्छा सरगम बेटा, पूरी बात बताओ। रघुवर दयाल जी ने पूछा। नाना जी, उस माधव ने मेरे सारे अमरूद छीन लिए, मैंने बड़ी मेहनत से तोड़े थे। मैंने उसे मना किया तो उसने मेरे बाल पकड़कर खींच दिए, तो क्या मैं चुपचाप रहती? सो मैंने भी थप्पड़ धर दिया। वो सह नहीं पाया तो मैं क्या करूं? और वो रोता हुआ अपने घर चला गया। घर जाकर माँ से शिकायत की होगी तो उसकी माँ दंडनाते हुए नानी के पास आ गई उलाहना लेके। सरगम बोली। सरगम की बात सुनकर रघुवर दयाल जी हंस पड़े। रघुवर दयाल जी का यह हंसना देखकर संतोषी चिढ़ते हुए बोली, और चढ़ाओ खोपड़ी पर, अगर ऐसी ही हरकतें रही तो कल को विवाह होना मुश्किल हो जाएगा, फिर जिंदगी भर मेरी छाती पर मुंह में ढलती रहेगी। अरे भगवान, बच्ची है, आ जाएगी समझ। रघुवर दयाल जी बोले, मुझे क्या लेना देना, जब विवाह नहीं होगा तो तुम ही कहोगे। इतना कहकर संतोषी भीतर चली गई। तब रघुवर दयाल जी सरगम से बोले, जाओ बिटिया, तुम भी भीतर जाकर जरा अपना हुलिया ठीक कर लो। जी नाना जी, अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर सरगम भीतर चली गई। ऐसा अक्सर होता ही रहता था सरगम के साथ, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, किसी से मार कुटाई। संतोषी आकर रघुवर दयाल जी से शिकायत करती तो वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें अब इन सबकी आदत जो पड़ चुकी थी। अब कुछ दिनों बाद कालिंदी को वे परिवार और लड़का देखने आया। कालिंदी उन सबको पसंद आ गई और 2-4 महीने के बीच में विवाह भी पक्का हो गया। जेठ मास में विवाह होना तय हुआ। जोर शोर से सब विवाह की तैयारियों में लग गए। जब विवाह के 15 दिन रह गए तो रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए। बहुत सालों बाद घर में विवाह का अवसर आया था। रघुवर दयाल जी की सबसे छोटी बेटी के विवाह के बाद तो वह किसी भी रिश्तेदार को न्योता देना ना भूले। उन्होंने अपने पुराने मित्रों को भी न्योता दिया। फिर एक रोज़ कालिंदी दोपहर के समय किसी आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रही थी। उसके हाथ से 2-4 आम थे। तभी उसके हाथ से एक आम छूटकर पेड़ के नीचे से गुजर रहे बुजुर्ग को जा लगा। उन्होंने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो वहाँ सरगम थी। उन्होंने कहा, ऐ लड़की, नीचे उतर, नहीं आती, क्या कर लोगे? सरगम बोली, बड़ों से ऐसे बात करना सिखाया है तेरे माँ बाप ने? बुजुर्ग बोले, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। सरगम बोली, सच कहती हो? बुजुर्ग ने पूछा। जी बिल्कुल सच, मैं झूठ नहीं बोलती। सरगम बोली,
अच्छा नीचे आ जा बिटिया, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बुजुर्ग बोले, ठीक है आती हूँ नीचे। डांटना मत, सरगम बोली। नहीं डांटूंगा बिटिया, आ तो। बुजुर्ग बोले और सरगम पेड़ से नीचे उतर आई। सरगम ने पेड़ से नीचे उतरते ही उन बुजुर्ग से कहा, लो आ गई नीचे, बोलो क्या काम है। काम तो कुछ नहीं है, ये तो बता तेरा नाम क्या है। बुजुर्ग ने पूछा, मेरा नाम सरगम है और तुम्हारा नाम। सरगम ने धड़ल्ले से पूछा, मैं जगजीवन राम हूँ। वे बुजुर्ग बोले, अच्छा आम खाओगे। सरगम ने पूछा, ना बेटी तुम ही खाओ। जगजीवन राम जी बोले, वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। सरगम बोली, तुम भी तो बहुत अच्छी हो बिटिया। जगजीवन राम जी बोले, ना मैं अच्छी नहीं हूँ। सरगम बोली, ऐसा कौन कहता है, मुझे तो तू बहुत भली लगी। जगजीवन राम जी बोले, ऐसा नानी कहती हैं और गांव वाले भी कहते हैं। सरगम बोली, तुम्हारी नानी और गांव वाले बिल्कुल गलत कहते हैं, तुम तो बहुत अच्छी हो। जगजीवन राम जी बोले, कहीं तुम मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे। सरगम बोली, भला तुझे कोई बुद्धू बना सकता है, तू तो बड़ी समझदार है। जगजीवन राम जी बोले, वैसे तुम इस गांव के नहीं लगते, कहाँ से आए हो। सरगम ने पूछा, तूने सही पहचाना, सच में मैं इस गांव का नहीं हूँ। जगजीवन राम जी बोले, तो कहाँ से आए हो। सरगम ने पूछा, मैं सीतापुर से आया हूँ। जगजीवन राम जी बोले, यहाँ क्या करने आए हो। सरगम ने पूछा, मैं यहाँ अपने दोस्त की पोती की शादी में आया हूँ। जगजीवन राम जी बोले, किसके घर जाओगे। सरगम ने पूछा, रघुवर दयाल है मेरे दोस्त का नाम, बहुत साल पहले आया था मैं इस गांव में उसकी सबसे छोटी बेटी की शादी में। जगजीवन राम जी बोले, तो तुम नाना जी के दोस्त हो और कालिंदी की शादी में आए हो। सरगम ने पूछा, अच्छा तो तुम रघुवर दयाल की नातिन हो। जगजीवन राम जी ने पूछा, मैं उनकी दूर की नातिन हूँ, तभी तो नानी मुझे प्यार नहीं करती। सरगम बोली, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जगजीवन राम जी बोले, ये तुम नाना जी से पूछ लेना। अब यहीं खड़े बतियाते रहोगे कि घर भी चलोगे। सरगम बोली, अच्छा चल घर चलते हैं। इतना कहकर जगजीवन राम जी सरगम के संग चल पड़े। घर पहुंचकर जगजीवन राम जी ने सरगम के बारे में रघुवर दयाल जी से पूछा। तब रघुवर दयाल जी ने सरगम की सारी कहानी कह सुनाई। सरगम की कहानी सुनकर जगजीवन राम जी बोले, कितनी प्यारी बच्ची है और ऐसा अनर्थ हो गया बेचारी के साथ। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इसके बारे में कि अभी तो मैं ज़िंदा हूँ तो इसे संभाल लेता हूँ, कोई कुछ कहता है तो इसका पक्ष ले लेता हूँ, लेकिन मेरे बाद न जाने इसका क्या होगा, कौन संभालेगा फिर इसे। कितनी भोली और मासूम है, अभी दुनियादारी की भी कोई समझ नहीं है इसे। रघुवर दयाल जी बोले, ठीक कहते हो मित्र, सच बहुत ही भोली है। जगजीवन राम जी बोले, इसलिए तो डर लगता है। रघुवर दयाल जी बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मन के सच्चे लोगों के साथ भगवान कभी भी बुरा नहीं होने देते। जगजीवन राम जी बोले, शायद तुम ठीक कहते हो मित्र। रघुवर दयाल जी बोले, दोनों मित्रों के मध्य ऐसे ही वार्तालाप चलता रहा। जगजीवन राम जी भी ब्याह के कामों में रघुवर दयाल जी का हाथ
बता रहे थे और उन्हें जब भी फुर्सत मिल जाती तो वे सरगम से बात करना नहीं भूलते। उससे बात करते करते वे कभी कभी अपने आप को भी भूल जाते। उन्हें 2-3 दिनों में ही सरगम से बहुत लगाव हो गया था। शादी वाले दिन कनकलता ने सरगम को अपने हाथों से सजाया, कुछ गहने भी पहना दिए। बसंती रंग के लहंगे में सरगम का रूप कुंदन सा धमक उठा। उसे जो भी देखता तो देखता रह जाता। 16 साल की सरगम अपनी उम्र से ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी। दिनेश भी अपनी भांजी को देखते ही रह गया और कनकलता से बोला, लगता है अगले 1-8 सालों में हमारे घर एक और बारात आने वाली है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी सरगम को अच्छा सा घर मिल जाए जहाँ वो राज करे और उसका दूल्हा उसे इतना चाहे कि वह अपने पुराने सारे दुख भूल जाए। कनकलता बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। दिनेश बोला, उस दिन सरगम को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। रघुवर दयाल जी को भी आज सरगम सयानी दिख रही थी। उन्होंने मन में सोचा कि कितनी प्यारी बच्ची है, बस थोड़ी अलहड़ ही तो है। फिर भी लोग न जाने क्यों इसे पसंद नहीं करते। जगजीवन राम जी ने सरगम को देखा तो बस देखते ही रह गए और उसके पास जाकर बोले, सरगम बिटिया, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सरगम बोली, हाँ, आज ना मुझे मामी ने तैयार किया है, लेकिन ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं भा रहा। ये गहने, ये लहंगा, ये चूड़ियाँ सब मुझे चुभ रहे हैं। देखो तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही। कोई बात नहीं बिटिया, आज शादी है ना, देखो सभी ने नई पोशाकें पहनी हैं, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। कालिंदी विदा हो जाए तो तुम फिर अपना वही पुराना भेष धर लेना। जगजीवन राम जी बोले, ठीक है, लेकिन सहन नहीं हो रहा मुझसे। सरगम बोली, बस थोड़ी देर ही की तो बात है, सह लो बिटिया। जगजीवन राम जी बोले, हाँ ठीक है, और इतना कहकर सरगम चली गई। वे पूरे ब्याह में यहाँ से वहाँ हिरनी की तरह कुलाचे भरती रही, कभी इधर से उधर तो कभी उधर से इधर। उसे देखकर संतोषी उधे टोकते हुए कहती, तू थोड़ी शांत होकर नहीं बैठ सकती? कालिंदी के ससुराल वाले तुझे देखकर न जाने क्या सोचते होंगे, तो सोचने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सरगम बोली, लेकिन हमें तो पड़ता है। अब क्या सबके सामने हमारी नाक कटाएगी? संतोषी बोलती रही और सरगम तो चिकना घड़ा थी, उसे क्या फर्क पड़ रहा था। वह तो अपनी ही धुन में मस्त थी। कालिंदी का विवाह बहुत अच्छे से निपट गया, विदा भी हो गई और 1-2 दिन में धीरे धीरे सभी मेहमान भी जाने लगे। जगजीवन राम जी भी अपने गांव वापस जाने को तैयार हो गए और रघुवर दयाल जी के पास आकर बोले, एक बात कहूँ मित्र? हाँ कहो मित्र, मुझसे कैसा संकोच? रघुवर दयाल जी बोले, मैं अपने पोते संयम के लिए तुम्हारी सरगम का हाथ मांगता हूँ। जगजीवन राम जी बोले। रघुवर दयाल जी ने ये सुना तो उन्हें कुछ अटपटा सा लगा और वे बोले, अभी वो 16 साल की ही तो है, ऊपर से अलहड़ और मासूम, वो क्या समझ पाएगी शादी का मतलब। फिर तुम्हारा पोता तो टेलीफोन विभाग में इंजीनियर है, मेरी सरगम से उम्र में बड़ा भी तो होगा, और क्या वो ये रिश्ता मंजूर करेगा? तुम बस हाँ कर दो मित्र,
तो मैं सबको मना लूँगा, लेकिन सरगम जैसी प्यारी बच्ची मेरे परिवार में ही बहू बनकर आनी चाहिए। लेकिन मैं पहले तो सबसे पूछ लूँ। रघुवर दयाल जी बोले, मैं 2 दिन और रुक जाऊँगा, यहाँ तुम सबसे सलाह मशवरा कर लो। अब तो हाँ का जवाब लेकर ही यहाँ से हटूँगा। जगजीवन राम जी बोले। रघुवर दयाल जी ने घर में इस विषय पर सबसे बात की, पर बाबूजी वो तो अभी 18 की भी नहीं हुई, ऊपर से अल्हड़ कुछ भी तो नहीं जानती वह, सिवाय पेड़ों से आम और अमरूद तोड़े जाने के अलावा। दिनेश बोला, कनकलता भी नहीं चाहती थी कि अभी सरगम का विवाह हो, लेकिन संतोषी को ये अच्छा मौका मिला था सरगम को अपने घर से भगाने का। और वो बोली, घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आया है, ऊपर से लड़का इंजीनियर है, उम्र में थोड़ा ही बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 का होगा, और तुम्हारी लाडली के पास ऐसी कौन सी डिग्री धरी है कि आसानी से उसका विवाह हो जाएगा। घर के कामों में भी निपुण नहीं है, कल को कैसे करोगे उसका विवाह? अगर ये रिश्ता ठुकरा दिया तो फिर कोई नहीं आएगा तुम्हारे द्वारे रिश्ता मांगने। लड़की में केवल रूप ही रूप है, गुण नहीं। संतोषी की बात सुनकर रघुवर दयाल जी सोच में पड़ गए, आखिर क्या कहे। लेकिन संतोषी ने आखिरकार अंत में रघुवर दयाल जी से हाँ करवा ही ली। ये खबर सुनकर जगजीवन राम जी फूले न समाये और खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो गए, खुशखबरी लेकर। और जब उनके पोते संयम ने ये बात सुनी तो वह अड़ गया कि विवाह न करेगा। लड़की उम्र में छोटी और ऊपर से 8वीं तक पढ़ी, आखिर वे इंजीनियर है, कम से कम ग्रेजुएट लड़की की कामना तो कर ही सकता है। और इधर जगजीवन राम जी भी अड़ गए। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया कि जब तक संयम हाँ नहीं करेगा वो एक बूंद जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। उन्हें इसी तरह पूरा 1 दिन हो गया। पानी न पीने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी बिगड़ती हुई हालत देखकर संयम को मजबूरी में हाँ करनी ही पड़ी। संयम की हाँ सुनते ही जगजीवन राम जी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के लिए संयम के हाँ करते ही पूरा परिवार सरगम को देखने गया, लेकिन संयम नहीं गया। वो बोला, दादाजी आपने जब सब कुछ तय कर ही दिया है तो लड़की को देखने का क्या फ़ायदा? मेरी हाँ या ना से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उसे नापसंद करने में थोड़े ही मेरी शादी उससे टल जाएगी। पूरे परिवार ने जब लड़की देखा तो वे सबको बहुत पसंद आई। सब बोले, बस थोड़ी नादान है, उम्र कम है ना, इसलिए बड़ों की मर्जी से सरगम और संयम का रिश्ता पक्का भी हो गया। और 2-3 महीने बाद शादी की तिथि भी निकल आई। इस शादी से सबसे ज़्यादा संतोषी खुश थी और कनकलता सबसे उदास। कनकलता को ये बात खटक रही थी कि आखिर लड़का सरगम को देखने क्यों नहीं आया। सबने तो सरगम को पसंद कर लिया, लेकिन अगर लड़के को सरगम ना पसंद आई तो उसने ये बात दिनेश से भी कही तो दिनेश बोला, ये बात तो मुझे भी खटक रही है ना, जाने हमारी सरगम के नसीब में क्या लिखा है। बस ऐसे ही सबके मन की उधेड़-बुन के बीच शादी की तैयारियां होती रही। सरगम के लिए तो शादी का मतलब अच्छे
अच्छे कपड़े और अच्छा अच्छा खाने से था। उसे यह नहीं पता था कि अब उसकी ज़िंदगी एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जा रही है। वे इन सब से बिल्कुल बेखबर सी अपनी शादी का जश्न मनाने में लगी हुई थी और फिर वे दिन आ ही पहुंचा जिसका जगजीवन राम जी को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। सनियम दुल्हा बनकर घोड़ी में चढ़ा और फिर आ पहुंचा सरगम के द्वारे बारात लेकर। संतोषी और रघुवर दयाल जी ने बड़ी ही धूमधाम से दूल्हे और बारातियों का स्वागत किया। ब्याह की रस्में शुरू होते होते रात हो चुकी। दुल्हन को फेरे की रस्म के लिए बाहर मंडप में बुलाया गया। सरगम को संभालने के लिए कनकलता को उसके साथ आना पड़ा। वे सरगम के पीछे बैठकर सारे वक्त बस उसी ही संभालती रही। पेट्रोमैक्स के उजाले में सारी रस्में निभाई जा रही थी। सनियम भी लालते था अपनी दुल्हन को देखने के लिए। उसने कितने भी नाराजगी में विवाह किया हो, लेकिन अब तो उस लड़की को उसकी गांठ से जोड़ दिया गया था। ताउम्र के लिए ही अब वह उसकी संगिनी थी। नाराज़गी उसे अपने घर वालों से थी। इस मासूम लड़की का भला इसमें क्या दोष? इससे भी तो बिना पूछे इसका विवाह मेरे संग तय कर दिया गया होगा। इसने भी तो मुझे अब तक नहीं देखा। ये सब सवाल सनियम के मन में चल रहे थे और वह उनके जवाब भी खुद ही ढूंढ रहा था। वे बार बार अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश करता, लेकिन असफल रहता। कनकलता ज़रा भी सरगम का घूंघट उठने ही नहीं दे रही थी। बार बार सरगम और उसके जोड़े को संभाल देती। सनियम को केवल अपनी दुल्हन के मेहंदी लगी हथेलियाँ और महावर लगे पाँव ही दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उसे तो अपनी दुल्हन का मुखड़ा देखना था जो कि वो नहीं देख पा रहा था। ब्याह की रस्में भी पूरी हो गई, लेकिन सनियम अपनी दुल्हन का मुखड़ा नहीं देख पाया। ब्याह के सारे कार्य संपन्न हो चुके थे। अब विदाई का वक्त था। कनकलता और दिनेश फूट फूट कर रो पड़े। दो चार झूठे आंसू संतोषी ने भी बहा लिए, लेकिन रघुवर दयाल जी अपनी सोन चिड़ैया को विदा होते देख स्वयं को नहीं संभाल पा रहे थे। खुलकर रो भी नहीं सकते थे। पुरुष जो ठहरे, क्योंकि समाज में रोने वाला नियम पुरुषों पर लागू नहीं होता। ये तो केवल स्त्रियों के लिए ही बना है, लेकिन कितना रोकते स्वयं को। आखिरकार फफक ही पड़े और वहीं सरगम की आंखों में न आंसू थे और न मन में कोई दुख। वे खुशी खुशी विदाई वाले टांगे में जा बैठी बिना आंसू बहाए। उसे ऐसे देखकर सब दांतों तले उंगलियां दबा कर रह गए। कनकलता ने बात को संभालते हुए कहा, अभी बच्ची है, उम्र ही क्या है बेचारी की। वे तो समझी साहब जिद कर बैठे कि उन्हें तो सरगम को अपने पोते की बहू बनाना है, इसलिए ब्याह जल्दी रचाना पड़ा। नहीं तो अभी हम लोग इसका विवाह करते ही नहीं जब तक थोड़ी अकल न आ जाती। वैसे भी गांव वाले तो सरगम की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे ही, और जगजीवन राम जी भी सरगम को बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से मेहमानों को भी ठीक तरह से समझा दिया कि बहू थोड़ी नादान है। विदा हो गई और रघुवर दयाल जी के घर को सूना करके सरगम ससुराल आ पहुंची। बहू का स्वागत विधिवत किया गया। सारे नेग चार निभाने के बाद बहू को खाना वाना
खिलाया गया। जगजीवन राम ने अपनी बाल विधवा बेटी दमयंती से कहा, बेटी बहू का ज़रा ध्यान रखना, अभी अल्लड़ है, रीति रिवाजों को ठीक से नहीं जानती, अगर कोई कुछ कहे तो ज़रा संभाल लेना। ठीक है बाबूजी, दमयंती बोली। बेचारी दमयंती का ब्याह बचपन में हो गया था। जगजीवन राम जी ने सोचा था कि 7-8 साल में दमयंती का विवाह करके 16-17 साल में गौना कर देंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके दामाद को 10 साल का होते ही साफ डस लेगा और वह काल के गाल में चला जाएगा। बेचारी दमयंती भी तब 9वें साल में ही लगी थी। जगजीवन राम जी का दामाद दमयंती से केवल 1 साल ही बड़ा था। जगजीवन राम जी तब रोते तिलकते रह गए थे। इकलौती बेटी, वो भी बाल विधवा। उन्होंने कोशिश भी की कि दमयंती का दूसरा विवाह हो जाए, लेकिन घर वालों और रिश्तेदारों ने ही इस बात के लिए मना कर दिया कि अगर उन्होंने बाल विधवा बेटी का दोबारा विवाह किया तो वे बस उनके घर का पानी भी नहीं पिएंगे, इसलिए वे उसका दोबारा विवाह न करा सके और उन्होंने फिर दमयंती को उसके ससुराल भी नहीं भेजा। जगजीवन राम जी बोले, ससुराल में केवल वे लोग उसे नौकरानी ही बनाकर रखेंगे, उसकी वहाँ कोई इज्जत भी नहीं रहेगी। इससे अच्छा है ये मेरे घर पर ही रहे, कम से कम सदैव मेरी आँखों के सामने ही तो रहेगी। दमयंती भी अपने भाई भाभीियों के साथ मायके में ही रह गई, सबका काम करती रहती और मुँह से कभी उफ भी न करती, इसलिए वे किसी को खटकती भी नहीं थी। साल में 2 सफ़ेद धोती मिल जाती और खाने को खाना इतना काफ़ी था उसके लिए। अपने और भी भतीजे के अलावा दमयंती का अपने भतीजे सनेम से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, क्योंकि बचपन से ही सनेम अपनी माँ के पास कम अपनी दमयंती बुआ के पास ज़्यादा रहता था। सनेम की माँ सुभद्रा के पास घर की भी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि वे घर की बड़ी बहू थी और सुभद्रा की सास उसके ससुराल आने के पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। फिर सुभद्रा के सनेम के अलावा और भी 2 सनेम के छोटे भाई बहन थे। सनेम सब में बड़ा था, इसलिए सुभद्रा ने सनेम की जिम्मेदारी अपनी ननद दमयंती को सौंप दी थी। सनेम अपनी माँ सुभद्रा की तो कम, लेकिन दमयंती की ज़्यादा बात मानता था। एक तरह से दोनों के बीच माँ बेटे जैसा ही रिश्ता था। ये बात जगजीवन राम जी बहुत अच्छी तरह जानते, इसलिए वे चाहते थे कि सरगम की देखभाल दमयंती करे, उसे तौर तरीके से वाकिफ़ कराए और दमयंती ने ये जिम्मेदारी ठीक से उठाई भी। रात को दमयंती ने ही सरगम का सब श्रृंगार किया, जबकि इस बात का विरोध दमयंती की छोटी भाभी ने किया कि सुहागिन का श्रृंगार बाल विधवा कैसे कर सकती है, लेकिन सुभद्रा को इससे कोई इतराज़ न था। वह अपनी देवरानी से बोली, छोटी बहू किस ज़माने में जी रही हो? किसने कहा कि अगर दमयंती बिन्नो सरगम में बहू का श्रृंगार करेगी तो अपशगुन हो जाएगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, मैं यह सब नहीं मानती। सुभद्रा के विचार सुनकर जगजीवन राम जी भी खुश हुए। सरगम को तैयार करके दमयंती ने सरगम को उसके फूलों से सजे हुए कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठा दिया और बोली, सरगम, सनेम आए तो सबसे पहले उसके चरण स्पर्श कर लेना। मेरे दूल्हे का नाम सनेम है ना बुआ जी?
सरगम ने पूछा। हाँ, अच्छी बहुएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती। दमयंती बोली। नाम नहीं लेती तो फिर क्या कहती है? सरगम ने पूछा। सुनिए जी, ए जी ऐसे पुकारा करो सनियम को। दमयंती बोली। ठीक है बुआ जी, मैं अब से नाम न लूँगी। सरगम बोली। ठीक है तो अब मैं जाती हूँ, ये पान रखा है, सनियम को खिला देना। इतना कहकर दमयंती चली गई। काफ़ी रात गए। सनियम अपने दोस्तों से फुर्सत पाकर अपने कमरे में आया। दमयंती ने उससे कमरे में जाने को कहा। सनियम ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया और धीरे से कमरे के किवाड़ लगाए, उसने देखा कि सरगम बिस्तर पर पैर पसार सोई पड़ी है। वह उसके पास गया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। लालटेन की पीली रोशनी में लाल जोड़े और गहने से लदी सरगम बिल्कुल नन्ही सी गुड़िया की तरह लग रही थी। उसकी मुंदी, पलकें और गुलाब की पंखुड़ी के समान होठ उसकी खूबसूरती की गवाही दे रहे थे। मेहंदी से रची हथेलियाँ, लाल लाल चूड़ियों से सजी सुंदर गोल कलाइयाँ, महावर रंगे पाँव जिसमें घुंघरू वाली पायल थी। सरगम ने करवट ली तो चूड़ियाँ और पायल साथ साथ बज पड़ी और इधर सनियम के दिल में हलचल सी मच गई। सनियम ने आज पहली बार अपनी दुल्हन का मुंह देखा था और उसका दिल जोरों से धड़क उठा। सच में दादाजी ने उसके लिए नायाब और खूबसूरत मोती चुना था। वह सच में सरगम को पाकर निहाल हो उठा। वह आज स्वयं को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था कि उसे इतनी सुंदर दुल्हन मिली है। फिर उसने धीरे से सरगम को चादर ओढ़ा दी, बिस्तर से एक तकिया उठाया, फर्श पर चटाई बिछाई और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया। भोर हो चुकी थी। पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी। शायद 5 बज चुके थे। दमयंती बुआ ने कमरे के किवाड़ की कुंडी को हौले से खड़खड़ाया। सरगम तो कुंडी खड़काने की आवाज़ नहीं उठी क्योंकि उसे तो जल्दी उठने की आदत ही नहीं थी। लेकिन सनियम उठ गया और दरवाज़ा खोला। दमयंती बुआ बोली। बहू कहाँ है? आज उसे पूजा करके रसोई छूनी है और कुछ पकवान भी बनाने होंगे। सनियम ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा। वो रही आपकी प्यारी बहू, जगा दीजिए। दोस्तों, आगे की कहानी कल आएगी।